Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम लोग कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी बातों को आज हमें इस वीडियो के अंदर कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो बेसिकली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होते हैं, फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। तो अगर एलोट्रॉप्स की बात करें कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे एलोट्रॉप्स are those substances which are having different physical property, but same chemical properties, are called as allotropes of the substance. Allotropes of the substance means क्या होता है कि वो substances जो एक ही एलिमेंट से बने होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स। आज हमें किसको डिस्कस करना है, तो हमें बेसिकली डिस्कस करना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन से बनने वाले ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, हमें उनको डिस्कस करना है। तो कार्बन से बनने वाले ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, तो फर्स्ट होता है डायमंड जो होता है ये एक कार्बन से ही मिलकर बना होता है। वहीं दूसरा जो होता है ग्रेफाइट, ये भी कार्बन से ही फॉर्म होता है। और जो थर्ड होता है वो होता है बकमिस्टर फुलरेंस, तो ये भी कार्बन से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्रेफाइट और जो डायमंड है, ग्रेफाइट और डायमंड ये क्या है, कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म है। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ कार्बन, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बकमिस्टर फुलरेंस की बात करें तो बकमिस्टर फुलरेंस एक्चुअल में इट इज़ द आर्टिफिशियल कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल कंपाउंड होता है कार्बन का, जबकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कार्बन का एक और फोर्थ एलोट्रॉप भी हो सकता है या होता है, जिसको जनरली आप हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, अदरवाइज मैं लिख देता हूँ। चलिए फोर्थ जो होता है वो क्या होता है, कार्बन ब्लैक। ये जो कार्बन ब्लैक होता है ये फोर्थ एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जिससे कोल होता है, कोक होता है, वो सब क्या है, कार्बन का ही फॉर्म होते हैं और वो कार्बन ब्लैक की फॉर्म में होते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में ये 3 है तो हमें नहीं डिस्कस करना है, ये जस्ट एक फॉर नॉलेज है, ये आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अगर हम इस एलोट्रॉप की बात करते हैं तो ये नेचर में क्रिस्टलाइन नहीं होता, ये नेचर में एमॉर्फस होता है। तो सबसे पहले तो 2 नए वर्ड्स हमारे पास आ गए कि एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को डिफाइन कर देता हूं और फिर 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं मैं आपको यही बता देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट, यानी जहां अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स are in regular pattern, यानी एक ऐसा सॉलिड जहां पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न को होता है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, एक कार्बन सपोज करो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो इसी तरीके से यही पैटर्न, यही
पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। फिर अगले बार जो कार्बन जुड़ेगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा। जब एक ही पैटर्न, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, यानी सेम पूरे सॉलिड की जब स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में क्या पता लगता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, यानी सेम है, सारे पार्टिकल्स रेगुलरली सेम अरेंज्ड हुए हैं। तो तब जब सॉलिड बन के आता है तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इन रेगुलर पैटर्न, जब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के आता है। वहीं अमॉर्फस में क्या होता है, तो ये रिवर्स होता है, क्या हम क्या कहेंगे, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इन इर्रेगुलर मैनर, इनरेगुलर मैनर का मतलब क्या है कि वहाँ पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स, सपोज करते हैं एक पार्टिकल ये, दूसरा ये, तीसरा ये रहा, फिर अगला भी ऐसे ही रहा, एक ये रहा, लेकिन जैसे ही आगे चलेंगे तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, एक ये, ठीक है, एक ये और अगला गायब हो गया। आगे हो सकता है ये और कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ, पार्टिकल इर्रेगुलर फॉर्म में हो जाएंगे तो क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड होगा। इसका एग्जाम्पल आप अपने स्कूल से ले सकते हो, रेगुलर और इर्रेगुलर का। रेगुलर का मतलब है कि अगर आप असेंबली के लिए रेडी होते हो और आप अपने असेंबली ग्राउंड में जाते हो, तो जब क्या है, जब सारे स्टूडेंट क्लास वाइज खड़े हैं और हाइट वाइज खड़े हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी ये सारे बच्चे कौन सी क्लास के हैं, 6th क्लास के, ये सारे बच्चे कौन सी क्लास के हैं, 10th क्लास के, ये सारे बच्चे, ये लाइन किसकी है, 9th क्लास की। तो वो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है कि सारे के सारे सेम पार्टिकल्स हैं, या हम कहें सारे स्टूडेंट सेम हैं, एक ही क्लास के हैं। लेकिन अगर हम कहें कि बच्चों को कह दिया असेंबली ग्राउंड में जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ, कोई कहीं भी खड़ा हो गया, 9th वाला बच्चा 12th के साथ खड़ा है, 12th वाला 11th के साथ खड़ा है, 11th वाला 6th के साथ खड़ा है, 6th वाला 12th के साथ खड़ा है, कोई नहीं, बस ऐसे ही खड़े हैं, तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा, इर्रेगुलर। हैं तो सारे स्टूडेंट ही, पहले भी स्टूडेंट थे, अब भी स्टूडेंट हैं, कोई बढ़ा नहीं कोई घटा नहीं, लेकिन हुआ क्या हुआ, बच्चों का अरेंजमेंट इर्रेगुलर हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक ही पैटर्न को फॉलो करता है तो वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जब अगर पार्टिकल्स तो वही हों लेकिन अरेंजमेंट रेगुलर ना हो तो वो क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड। तो ऐसा सॉलिड क्या कहलाता है, अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। तो ये आपको डिफरेंस पता हो गया, और हम लोग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर की स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, इसके बाद बारी आती है 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर ली। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमंड को, कि डायमंड क्या होता है, डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, और डायमंड के यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक यूज़ तो आपको पता है ऑर्नामेंट में, यानी रिंग में, नेकलेस में, लेकिन और ज़्यादा यूज़ आपको शायद ना पता हो, तो आज आपको डायमंड पूरा पढ़ा देते हैं। डायमंड होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डायमंड, ठीक है। डायमंड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इट इज़, इसके लिए कहेंगे इट इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें डायमंड के लिए, तो इन डायमंड कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डायमंड्स, कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। यानी ये क्या है पॉइंट, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हम लोग किसकी बात करिए, स्ट्रक्चर की। यानी ये पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि कार्बन जो अरेंज होता है वो कैसे, कार्बन में यानी डायमंड के अंदर जो कार्बन के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, मैं आपको यहाँ साइड में इमेज दिखा देता हूँ कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, आप देख लीजिए क्या होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और उसके बाद, और जनरली यहाँ भी बना देता हूँ कि होता क्या है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊँगा। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि ये क्या होता है, तो ये टेट्राहेड्रल होता है। यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है वो बात करते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है वो बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब एक कार्बन
यहाँ क्या होता है कि कार्बन, जब डायमंड की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ता है, किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। इसी तरीके से ये वाला कार्बन फिर नेक्स्ट कार्बन से जुड़ता है कोवलेंट बॉन्ड बना के, फिर इसी तरीके से ये वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ता है कोवलेंट बॉन्ड बना के, और इसी तरीके से ये वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ता है कोवलेंट बॉन्ड बना के। मीन्स हम यहाँ ये कहते हैं स्ट्रक्चर वाइज, अब जब हम देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ हर कार्बन कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, यानी कितने कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है? 4 कार्बन से। और ये जो डॉट है कार्बन है, तो ये हर कार्बन कितने कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड है? 4 कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड है। हर कार्बन कितने होता है? 4 कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो कितने कार्बन से है? 1 2 3 4। इसी तरीके से ये वाला कार्बन जो होगा अगले 4 कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। ये वाला कार्बन भी अगले 4 कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। ठीक है, कैसे होगा 4 कार्बन से कोवलेंटली बॉन्डेड? तो आप देखिए, ये कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3, ठीक है, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं 4th कार्बन से भी रिलेट होगा, 4। इसी तरीके से ये वाला कार्बन अगले 4 से होगा, ये 1 से तो कनेक्ट है, ठीक है, ये दूसरे से भी कनेक्ट हो गया, ये 3rd से कनेक्ट हो गया, इसी तरीके से 4th से कनेक्ट हो गया। तो क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर बनती चली जाती है, और बनने के बाद हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन में, और जब ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो ये स्ट्रक्चर बन के आती है। अगर मैं 4 कार्बन को लूँ और ये स्ट्रक्चर बनाऊँ और इनके पार्टिकल्स जोड़ूँ तो इस स्ट्रक्चर को बच्चों बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो हम हर कार्बन को जब स्टडी करते हैं तो हमें यही स्ट्रक्चर बार बार मिलती है। तो क्या होता है, कार्बन की कैसी स्ट्रक्चर होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर के केस में कहेंगे कि ईच कार्बन अटैच्ड विद कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, अटैच्ड विद कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड विद अनदर 4 कार्बन्स, यानी हर कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 4 कार्बन से। और ये स्ट्रक्चर एंड दे फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। और ये 3 डायमेंशन में एक सॉलिड बनकर आता है। 3 डायमेंशन में आप स्ट्रक्चर साइड में देख रहे हो, 3 डायमेंशन में नेटवर्क बनकर आता है, और इसको क्या बोला जाता है? कार्बन। अब ये कोवलेंट बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की स्ट्रक्चर में 2 आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी शेयरिंग कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की कर सकता है। तो ये कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, तो कोई एक्स्ट्रा में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। और इनकी बॉन्डिंग, जब 4 बॉन्ड बन गए तो इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, 3 डायमेंशन नेटवर्क बन के आता है। और जब ये 3 डायमेंशन नेटवर्क बनता है तो स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या होता है कि कार्बन की स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसकी वजह से ये वो क्या होता है? इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल। इसीलिए ये क्या होता है, क्योंकि बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है, 3 डायमेंशन नेटवर्क बन जाता है, और ये हार्डेस्ट नॉन मेटल कहलाता है। और आपको पता है ये हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है 2 केसेस में, या तो आयंस फ्लो करें या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के किसी भी कार्बन के पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है कि जो फ्लो कर पाएँ, और अगर होते भी तो इनके पास स्पेस नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का। तो यहाँ ये इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है मूव करने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? दे बिकम्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, तो कार्बन की 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, जो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनली नेटवर्क होती है। और हर कार्बन
4 दूसरे कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है और ये नॉन मेटल में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर्स की बात। अब बारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की और इसके यूजेस की। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस में क्या क्या होता है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, अगर आप नोट्स फॉर्म कर रहे हैं तो आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम भी हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड कार्बन का ही फॉर्म है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अब हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे कि प्योर डायमंड इज़ ट्रांसपेरेंट, प्योर डायमंड इज़ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, ठीक है। यानी अगर हम प्योर फॉर्म में डायमंड की बात करें, बिल्कुल प्योर डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट तो सब समझते हैं, जिसमें से आर पार देखा जा सकता है, और कलरलेस मीन्स कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि पॉलिश्ड डायमंड, अगर कोई डायमंड को पॉलिश किया गया है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है, और अगर किसी डायमंड को कलर देना है, थोड़ा शाइनी भी बनाना है और कलर देना है, तो उस पर पॉलिश की जाती है। तो हम कह रहे हैं पॉलिश्ड डायमंड स्पार्कल brightly because it reflect light, यहीं लिख देता हूँ, it reflect light चलो यहीं तक, ये इट रिफ्लेक्ट लाइट। यानी क्या होता है कि पॉलिश्ड जो डायमंड होता है, जो डायमंड को पॉलिश किया जाता है कलर देने के लिए, और उस पर वो क्या होता है, वो चमकता है, वो बहुत ज़्यादा चमकता है। और क्यों चमकता है, तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो उस पर से क्या आता है, रिफ्लेक्शन आता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें शाइनी दिखता है और स्पार्कल चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी डायमंड की। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी डायमंड की बात करेंगे, डायमंड ये केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी डायमंड की। डायमंड is not reacted with acids, alkalis and solvents like water, ether, ether, CCl4 and benzene। मीन्स डायमंड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी होती है। डायमंड रिएक्ट नहीं करता ना तो एसिड से, ना ही एल्कलीज से, और ना ही किसी सॉल्वेंट से। यानी अगर हम पानी में डाल दें तो भी वहाँ डिज़ोल्व नहीं होगा, ईथर में डाल दें तो भी रिएक्ट नहीं होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाल दें तो भी वहाँ रिएक्ट नहीं होगा, और साथ ही अगर बेंजीन में डाल दें तो भी वहाँ रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज़ ओनली react with फ्लोरीन, ठीक है। इट इज़ ओनली रिएक्ट विद फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है फ्लोरीन, तो ये क्या बन जाता है, 2CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो एकमात्र कार्बन डायमंड की यही रिएक्शन है। डायमंड जो होता है वो कार्बन की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो ये डायमंड है और ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। एकमात्र एक केमिकल रिएक्शन ये होती है, अदरवाइज इसकी और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो ये हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आप देखिए इनको क्या हुआ कि डायमंड प्योर फॉर्म में ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है, पॉलिश डायमंड जो है वो चमकता है, जबकि नॉर्मल डायमंड जो है ना तो एसिड, ना किसी एल्कली और ना ही किसी भी सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करता है। केवल और केवल डायमंड जो होता है वो फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट कर पाता है और कार्बन टेट्राफ्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैं यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करें तो क्या हो सकता है वो देख रहे हैं आप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बात आती है कि डायमंड की हमने प्रॉपर्टीज़ तो देख ली, अब डायमंड की एक और प्रॉपर्टीज़ के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यूजेस। तो डायमंड की लास्ट प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं यहाँ, द डेंसिटी ऑफ डायमंड
द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी डायमंड की जो डेंसिटी होती है, डायमंड की डेंसिटी का मतलब है मास ओवर वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, और डेंसिटी और मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर किसी सब्सटेंस का मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डायमंड का जनरली छोटा सा होता है तो उसका वॉल्यूम तो होता है कम और मास होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी होता है। और हैवी कितना होता है, 3.51 ग्राम। ठीक है, ये बहुत बड़ी डेंसिटी है, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कब, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, नियर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी के बाद बारी आती है यूजेस ऑफ डायमंड, कि डायमंड के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो हम कहते हैं अ चीप डायमंड, चीप माने समझते हैं आप लोग, सस्ता डायमंड, जो डायमंड सस्ता होता है। अ चीप डायमंड इज यूज्ड फॉर ग्लास कटिंग, यानी कांच को काटने के लिए भी स्टूडेंट डायमंड का यूज़ किया जाता है। लेकिन कौन सा, जो चीपेस्ट ब्लैक डायमंड आता है, एक चीप डायमंड होता है, उसका यूज़ कांच को काटने में यानी ग्लास की कटिंग में किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, यानी नेक्स्ट यूज़ की बात करें, तो हम नेक्स्ट यूज़ में कह सकते हैं कि डायमंड आर यूज्ड, या हम कहें कि ब्लैक डायमंड आर यूज्ड इन मेकिंग ड्रिल्स। ब्लैक डायमंड आर यूज्ड इन मेकिंग ड्रिल। अब मेकिंग ड्रिल का मतलब होता है छेद करना। तो कहीं पर जब धरती में छेद किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे जूलॉजिकल वर्क के लिए, तो वहाँ पर ब्लैक डायमंड यूज़ होता है, और वो ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लैक डायमंड। तो देखिए नए यूजेस आप लोगों को पता लग रहे हैं। आप तो सोचते थे बस डायमंड क्या होता है, बस सजना है मुझे, है ना, कुछ ऐसा वाला होता। यानी डायमंड क्या था कि डायमंड बस नेकलेस की फॉर्म में पहना जाता है, डायमंड रिंग की फॉर्म में पहना जाता है, डायमंड ईयर रिंग की फॉर्म में पहना जाता है, ऐसा नहीं है। ऑर्नामेंट्स की फॉर्म में तो डायमंड यूज़ होता ही है, साथ में ग्लास कटिंग में यूज़ होता है, ड्रिलिंग में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो भी बताता हूँ जो शायद आप लोगों को आज से पहले नहीं पता थे। तो थर्ड यूजेस की बात करेंगे, डायमंड आर यूज्ड, ये चल नहीं रहा, डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई प्रिसिशन टूल्स used in surgery such as for eye, या हम कहेंगे such as for removal of cataract। यानी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है कि डायमंड का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग हाई प्रिसिशन टूल, बहुत महंगे और बहुत अच्छे टूल्स बनाने के लिए, टूल्स मीन्स औजार बनाने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। और डायमंड का जिस औजार में यूज़ किया जाता है, बेसिकली वो कहाँ, सर्जरी वाले औजार में। सर्जरी मीन्स ऑपरेशन जब होते हैं। और कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, आपको कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद, इसको अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं मोतियाबिंद। आँखों के अंदर हो जाता है एक, क्या होता है, ब्लर सा हो जाता है आँखों के अंदर, एक हम कहें कि क्लाउड सा बन जाता है, जाल सा बन जाता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। तो कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए प्रिसिशन टूल जो यूज़ किया जाता है वो डायमंड का बना होता है, और वो क्या होता है, डायमंड का बना हुआ होता है। आपने सुना होगा ना, एड वेड में कहीं लिखा हुआ देखा होगा कि बिना ऑपरेशन मोतियाबिंद को हटवाएं, तो वो बिना ऑपरेशन मोतियाबिंद डायमंड इसी कैटरेक्ट टूल से होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। और यूज़ करें तो अगर हम कहें कि डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग प्रीशियन, या प्रीशियस कह लें, प्रीशियन ही वर्ड यूज़ करेंगे, प्रीशियन थर्मोमीटर, ठीक है। यानी डायमंड का और यूज़ कहाँ किया जाता है, तो डायमंड का यूज़ थर्मामीटर में भी किया जाता है, ठीक है। जहाँ मरकरी से टेम्परेचर मेज़र करना इम्पॉसिबल हो जाता है, वहाँ पर कैसे थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं, डायमंड से बने हुए थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम और बात करें तो इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, डायमंड्स आर ऑल्सो
ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट विंडोज़ में, एयरक्राफ्ट विंडोज़ का मतलब जो स्पेस में जाते हैं, या हम कहेंगे हवाई जहाज़ टाइप के जो भी होते हैं, उसमें क्या होता है एयरक्राफ्ट में विंडोज़ के बनाने में डायमंड का यूज़ होता है, क्योंकि वो भी ग्लास की होती हैं। और लास्ट यूज़ तो आप लोग सभी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्या, ऑर्नामेंट्स समझते हैं सब। ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी में, साज सज्जा की चीज़ों में, ज्वेलरी में, जैसे आपके नेकलेस हो गया, आपका रिंग हो गया, आपका ईयर रिंग हो गया, ये सारी चीज़ों में इनमें बनाने में यूज़ किया जाता है। तो देखिए डायमंड के कितने यूज़ हैं और क्या क्या यूज़ है। और ये क्या होता है, दिस इज़ लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन हमारा कंप्लीट होता है। आप इनको देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड एलोट्रॉप, दैट विल बी ग्रेफाइट। देख लीजिए आप इसको, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने ये सब कुछ देख लिया होगा। तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और रब कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड एलोट्रॉप की, और वो होगा हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में सेकंड एलोट्रॉप जो है वो है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की बच्चों जब हम बात करते हैं, तो ग्रेफाइट में सबसे पहले हम कहेंगे कि ग्रेफाइट इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ग्रेफाइट को और क्या बोला जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेड ब्लैक, या हम कहेंगे ब्लैक लेड, ठीक है। इसको ब्लैक लेड भी बोला जाता है, इसको ब्लैक लेड बोला जाता है। और जनरली ये कैसे कलर का होता है, तो ये ओपेक और ग्रे कलर का होता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम कहें ग्रेफाइट के लिए बोलें, तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इट इज़ ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड, इट इज़ ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ओपेक होता है। ओपेक मीन्स जिसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता, और डार्क होता है, और कैसा होता है, ग्रे सॉलिड, ग्रे कलर का, डार्क कलर का सॉलिड होता है। वहीं पर अगर हम इसके थर्ड प्रॉपर्टी की या थर्ड कंडीशन की बात करूं, तो पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं। इन ग्रेफाइट क्रिस्टल, ऐसे कर देते हैं, इन ग्रेफाइट क्रिस्टल all carbon are arranged in hexagonal पैटर्न। यानी यहाँ स्टूडेंट क्या होता है कि सारे कार्बन, यानी पिछली बार क्या थे, टेट्राहेड्रल थे। टेट्राहेड्रल मीन्स एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था और 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में बिजी हो रहे थे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो गई थी और वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे थे। और इसी नेचर की वजह से डायमंड हार्डेस्ट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ हमने कहा कि ये ब्लैक लीड होता है, यानी इसको ब्लैक लेड बोलते हैं। उसके बाद ये डार्क ग्रे कलर का सॉलिड होता है, ठीक है, और ये हेक्सागोनल पैटर्न का होता है। हेक्सागोनल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि ईच कार्बन, सपोज करते हैं कार्बन, ये डॉट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ये एक कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा, और ये वाला कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा। तो आप देखिए ये अगर कार्बन है, अगर मैं यहाँ C लिख दूँ तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। इसी तरीके से हर कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ तो ये इस कार्बन से जुड़ गया, ठीक है, एक हो गया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया। तो आप देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने कार्बन हो गए, 3। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो 1 2 3 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो ये क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक कार्बन, एक इससे जुड़ा है 2 कार्बन, और एक इधर जुड़ जाएगा 3 कार्बन। तो ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा है। इसी तरीके से अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ तो ये भी क्या करेगा, ये एक कार्बन, ये एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ा है 2 कार्बन, और ये तीसरे कार्बन से यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये तीसरे कार्बन से यहाँ आपका जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये इस कार्बन से जुड़ेगा, तो एक कार्बन, इससे जुड़ा है तो 2 कार्बन, और इसी तरीके से ये हो गया एक और कार्बन। इसी तरीके से इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि हर कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इसकी बात करूँ तो मैं बना देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको बना देता हूँ स्ट्रक्चर।
तो आप देखिए यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ हो रहा है कि हर कार्बन, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये किससे जुड़ा है, 1 2 3। इस कार्बन की बात करूँ तो किससे जुड़ा है, 1, ये कार्बन 1 2 3, ठीक है। इसी कार्बन की बात करूँ तो ये किससे, 1 2 3। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3। तो ईच कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। हर कार्बन 3 बॉन्ड से दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाता है, फ्री। 4th इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है यहाँ, फ्री। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि इस तरीके की शीट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आपको यहाँ डायग्राम की फॉर्म में दिखा दूंगा। इस तरीके की क्या बनने लगती हैं, शीट्स बनने लगती हैं। हेक्सागनल, देखो ये हेक्सागन बन गया ना। आप देखिए अगर मैं केवल इस स्ट्रक्चर को यहाँ बनाऊँ तो ये हेक्सागन है या नहीं है, यही तो स्ट्रक्चर उठा के मैंने यहाँ बनाई। तो हमने क्या लिखा है, इट इज़ अ हेक्सागनल पैटर्न, यानी ये हेक्सागनल पैटर्न बनाता है। हर कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें एक, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री वैकेंसी बन जाती है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस सॉलिड के अंदर मूव करने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स गुड कंडक्टर। वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका स्ट्रक्चर के बेस पर कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका रीज़न आप क्या देंगे, वहाँ पर वो टेट्रा 3 डायमेंशन में टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं वहाँ पार्टिकल्स, यहाँ 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल पैटर्न बनते हैं। और हेक्सागोनल की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और फ्री होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है ग्रेफाइट। ठीक है, अब ग्रेफाइट को आप लोगों को पता है कि पेंसिल की जो लीड होती है, यानी पेंसिल का जो बीच वाला पार्ट होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है। और हम पेंसिल से लिखते हैं तो लिखा जाता है, यानी आप लिखते हो तो अगर आपने अपना नाम लिखा किसी पेपर पर पेंसिल से तो वो आपका नाम उस पेपर पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो ग्रेफाइट जो कहाँ चला गया, वो पेपर पर चला गया। तो इन शॉर्ट कैसे कि ये ना इस तरीके की शीट्स बन रही हैं, हेक्सागोनल शीट्स, एक शीट और दूसरी शीट, ये एक शीट बनी हेक्सागोनल, ये वाली शीट बनी, ये दूसरी शीट बनी ये। तो इस शीट और इस शीट के बीच में ना कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक शीट और दूसरी शीट के बीच में ऐसी ऐसी शीट्स बनती जाती हैं और एक शीट के ऊपर दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट रखी होती है और इन शीट्स के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ फ्री वैलेंसीज, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, खाली जगह हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स होता है, वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसका नाम होता है वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब वीक वॉन डेर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जब लगता है एक शीट से दूसरी शीट के बीच में, तो क्या होता है, जैसे ही आपने लिखा, जैसे ही आपने पेंसिल की लेड से यानी ग्रेफाइट से लिखा, उसके बीच में ग्रेफाइट है, आपने जैसे ही पेपर पर लिखा, शीट उतर कर कहाँ जाती है, पेपर पर। फर्स्ट शीट उतर गई, फिर लिखोगे, आगे लिखोगे तो शीट्स उतरती चली जाती हैं और वो कहाँ से, वो ग्रेफाइट से उतरती हटती चली जाती हैं शीट्स और कहाँ आ जाती हैं, पेपर्स पर। तो वो क्यों आ रही हैं, तो वो शीट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक शीट और दूसरी शीट के बीच में क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट से लिखा जा सकता है, पेंसिल की फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो ये है इसका रीज़न होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर वाइज हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की ओर, देख लीजिए आप इसको। चलिए, इतना जब आपको समझ में आ जाता है तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो अब हम 1 बाय 1 कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट में फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट क्या होती है, इट इज़ ग्रीश ब्लैक, इट इज़ ग्रीश ब्लैक ओपेक, इट इज़ ग्रीश ब्लैक ओपेक मटीरियल having metallic luster। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीश ब्लैक होता है, ग्रे कलर का होता है, और ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है और ओपेक होता है, जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है, और मेटालिक लस्टर होता है। आप लोगों ने अभी मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा था अभी कि ये मेटालिक लस्टर होता है, यानी शाइनी नेचर का होता है, नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी का है तो इट इज़ soft and soapy to touch, it is soft and soapy to touch।
मीन्स ये सॉफ्ट होता है, और अगर आप इसको टच करते हो तो ऐसा होता है जैसे टेल्कम पाउडर या सोप को आप टच करते हो तो थोड़ा सोपी सा होता है ना, चिकना चिकना सा, तो उस तरीके का होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इज लाइटर देन डायमंड। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। कई बार पूछ लेता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। देखिए डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो भारी होगा, वो हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हल्का होगा। तो ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड का मतलब है कि ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो डायमंड की डेंसिटी कितनी बताई थी, 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अभी लास्ट डायमंड की प्रॉपर्टीज़ में। और ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टी होती है कितनी होती है, तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी होती है 2.52 या 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यह क्या है, ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड बिकॉज ग्रेफाइट की डेंसिटी इतनी होती है और डायमंड की डेंसिटी इतनी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और हेक्सागोनल शीट्स बनाते हैं, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दे बिकम्स गुड कंडक्टर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में, है ना, मूवमेंट की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो ये हीट के हो गए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, और ये सारे ऑलमोस्ट यही प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो ये डायमंड की प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो जब आपने प्रॉपर्टीज इसकी कर ली हैं तो उसके बाद बारी आएगी अब यूजेस। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ और अब आगे बढ़ रहे हैं यूजेस के लिए। तो यूजेस की बात करूँ तो यूजेस भी बहुत अच्छे होते हैं ग्रेफाइट के, आपको कुछ तो पता होंगे और कुछ मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या यूजेस होते हैं। तो फर्स्ट यूज़ की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। चलिए एक प्रॉपर्टी को अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी में मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी कवर कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करें तो ग्रेफाइट का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बता देता हूँ। ग्रेफाइट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर एक और प्रॉपर्टी की बात करूं तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट, यानी ग्रेफाइट किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी कई बार पूछी जाती है, तो मुझे अभी ध्यान आ गई तो मैंने आपको बता दी। इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ग्रेफाइट के यूजेस की। तो ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो पहला इसका यूज़ कर लेते हैं फॉर मेकिंग लीड ऑफ पेंसिल को बनाने में, पेंसिल की जो बीच वाला पार्ट होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है जिससे लिखा जाता है, वो उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी वो क्या किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का। तो फर्स्ट यूज़ तो इसका ये है। सेकेंड यूज़ की बात करूँ, इट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन moderator in न्यूक्लियर रिएक्टर, या मैं इसको आगे ही कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, इन न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है कि जहाँ पर एटम्स और न्यूक्लियस, हम कहें कि न्यूट्रॉनिक रिएक्शंस होती हैं। न्यूट्रॉनिक रिएक्शन का मतलब न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट मीन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतने बड़े अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से कि उस हीट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो वो वहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और न्यूट्रॉन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लें तो हीट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर रिएक्टर्स में किसकी रोड्स लगाई जाती हैं, तो ग्रेफाइट की रोड्स लगाई जाती हैं। तो हमने लिखा है इट इज़ यूज्ड एज ए न्यूट्रॉन मॉडरेटर। न्यूट्रॉन मॉडरेटर का मतलब न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने वाले,
रॉड की फॉर्म में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर की फॉर्म में। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की फॉर्म में न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की रोड लगाई जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। तो ये सेकंड यूज़ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। थर्ड यूज़ की बात करूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ it is used for the manufacture of artificial डायमंड में भी इसका यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आप लोग जानते भी हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। इट इज़ यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब क्या होता है? जो हमारी घड़ियों में, आप लोगों के घड़ी में जो सेल लगे होते हैं, निप्पो, एवर रेडी, ड्यूरालास्ट, तो वो जो सेल्स होते हैं, अगर आप कभी उस सेल को तोड़ के देखें तो बीच में आपको एक ब्लैक कलर की ऐसी रोड दिखेगी। वो जो बीच में ब्लैक कलर की रोड होती है वो किसकी बनी होती है? वो भी ग्रेफाइट की रोड होती है, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड में की तरह यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर दोज पार्ट्स ऑफ मशीन्स where grease and oil do not works, या वर्क्स कहें या हम कहें अप्लाई, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्रेफाइट बहुत अच्छा लुब्रिकेंट की तरह, लुब्रिकेंट समझते हैं, हमारे जैसे इंजन ऑयल होता है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी बाइक्स में, कार में इंजन ऑयल डलता है, ठीक है। तो इंजन ऑयल जो लुब्रिकेंट के एड्स आते हैं, इंजन ऑयल के ऐड आते हैं, तो इंजन ऑयल क्या करता है? हमारे जब दो मशीनरीज, दो पार्ट्स आपस में रोटेट करते हैं ना, जब कोई इंजन चलता है या मशीन चलती है तो दो पार्ट्स आपस में रोटेट करते हैं, और अगर वो तेज़ी से रोटेट करेंगे तो वो घिस जाएंगे। तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम करने के लिए एक ऑयल डाला जाता है जिसको बोला जाता है लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे सर्वो का लुब्रिकेंट ऑयल है ना, कैस्ट्रॉल का लुब्रिकेंट ऑयल, उसकी ऐड आती हैं। तो लुब्रिकेंट जहाँ पर ऑयल या ग्रीस काम नहीं करती है एज अ लुब्रिकेंट, यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल और ग्रीस काम नहीं करती हैं जिन मशीन्स में, वहाँ पर ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। वहाँ पर उन मशीन्स में ड्राई लुब्रिकेंट की फॉर्म में कौन यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। और अगर लास्ट बात करूँ तो ग्रेफाइट is also used for making gramophone, ठीक है। तो इसका यूज़ ग्रामोफोन में किया जाता है। अब ग्रामोफोन का मतलब समझते हो आप? जब आप पुरानी मूवी देखी होगी तो इतनी बड़ी बड़ी एक सीडी सी होती थी जिसको ऐसे उसके ऊपर कुछ रख के वो चलाते थे, बड़ी बड़ी सी सीडी होती थी, तो उसको बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ग्रेफाइट के यूज़ हैं, आप इसको देखिए, ग्रेफाइट का कंसेप्ट देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस, देख लीजिए आप। होप आपने इसे देख लिया होगा। अब हम इसको भी रब कर रहे हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एलोट्रॉप की ओर, और वो हमारा नेक्स्ट एलोट्रॉप होगा यहाँ पर बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस में ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी भी अंडर डिस्कवरी है और आपके सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी जितना है उसको हम डिस्कस करेंगे। बकमिंस्टर फुलरेंस की जब बात करते हैं तो बकमिंस्टर फुलरेंस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली बात कि कब डिस्कवर हुआ था, तो इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1985 में डिस्कवर हुआ था। और 1985 में डिस्कवर होने के बाद इसको किसने? रॉबर्ट एफ कार्ल जेआर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकली फार्मूला जो होता है, यानी जो रिप्रेजेंट होता है कार्बन 60 इस फुलरेंस का केमिकल फार्मूला होता है। नेचर में कार्बन 32, C32, C70, C78 और बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो कार्बन का एलोट्रॉप फुलरेंस है वो है C60 की फॉर्म में, तो इसका फार्मूला C60 होता है। और C60 की फॉर्म में जो ये 60 कार्बन कैसे अरेंज होते हैं, तो यहाँ पर 20 हेक्सागनल बनाते हैं, यानी 20 हेक्सागन बनते हैं। यानी 20 हेक्सागन का मतलब आपका जो कार्बन है वो कुछ इस तरीके से 20 हेक्सागन बनाता है,
और ये 20 हेक्सागन आपस में अरेंज होते हैं और यहाँ 12 पेंटागन्स बनते हैं। 12 पेंटागन मीन्स 12 इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, 12 इस तरीके की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं और 20 इस तरीके की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। और जब ये 12 और 20 स्ट्रक्चर्स, ये 12 हेक्सागन और 20 पेंटागन, कार्बन के पेंटागन्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? तो ये सोसर की फॉर्म में आ जाते हैं। सोसर मतलब एक बॉल की फॉर्म में आ जाते हैं, फुटबॉल की तरह सोसर की शेप में आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखा सकता हूँ साइड में, सोसर की शेप में आ जाते हैं। और इस सोसर को बकी बॉल भी बोला जाता है, इसको इसीलिए इसको बकी बॉल बोला जाता है। और ये सोसर की शेप के होते हैं तो इसे सोसर भी बोला जाता है। अब C60 को बकमिंस्टर वर्ड क्यों मिला? तो एक्चुअल में एक आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट कुछ इस तरीके की सोसर शेप बना रहे थे और उनके नाम पर इसको नाम दिया गया बकमिंस्टर। तो वो आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर, उनके नाम पर ये बकमिंस्टर फुलरेंस दिया गया। ठीक है, तो इनका बकमिंस्टर फुलरेंस ये था। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसके में ज़्यादा तो है नहीं, तो हम इसके लिए करेंगे कि इट इज़ येलो पाउडरी सब्सटेंस। एक्चुअल में ये क्या होता है? तो येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। ये येलो पाउडरी, मैं कहूँ तो इट इज़ येलो पाउडरी सब्सटेंस, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये येलो कलर का पाउडर होता है और सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इट टर्न्स पिंक ऑन डिसोल्यूशन इन सॉल्वेंट्स लाइक ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट या ग्रेफाइट के जैसे सॉल्वेंट के अंदर अगर इसको डाल दिया जाए तो ये येलो से किस कलर में आ जाता है? पिंक कलर में आ जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी बात। और अगर मैं एक आध प्रॉपर्टी की इसकी और बात करूं तो इसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है इट इज़ यानी यूजेस की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल लुब्रिकेंट। यानी ये भी एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है और ये बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल लुब्रिकेंट। और अगर हम दूसरी बात करें, इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कब? लेकिन ये इसकी कंडीशन है, ये डायरेक्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। ये कब होता है? ये एल्कली, जब ये किसी एल्कली कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेता है तो एल्कली के साथ रिएक्ट करने पर ये एल्कली कंपाउंड बनाता है। एल्कली यानी अगर मैं एल्कली को A3 बोल रहा हूँ और ये कार्बन को C बोल रहा हूँ, यानी बकमिंस्टर को C बोल रहा हूँ, तो जब ये इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो ये बहुत अच्छा टेम्परेचर का गुड कंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। तो ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये वंडरफुल लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये येलो कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और ये पिंक कलर में आ जाता है अगर किसी सॉल्वेंट में डाल दिया जाए, ग्रेफाइट लाइक सॉल्वेंट में डाल दिया जाए। इसके अंदर हेक्सागोनल्स 20 हेक्सागन बनते हैं और 12 पेंटागन स्ट्रक्चर्स बनती हैं। और जब ये 20 और 12 पेंटागन स्ट्रक्चर बन जाती हैं तो इस तरीके की शेप आ जाती है, सोसर शेप बोलते हैं। इस सोसर शेप को बल्कि बॉल भी बोला जाता है। और बकमिंस्टर फुलरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो C60 होता है। इसकी डिस्कवरी 1985 में हुई थी, रॉबर्ट एफ कर्ल JR ने करी थी और ये हुआ है बकमिंस्टर फुलरेंस। तो इस तरीके से आपके तीनों आइसोटॉप्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ तक देखिए, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।